Okay, so NCRT class 6 to 12. Everybody is recommending class 6 to 12 NCRT. Yes, I can also say that yes, if you have a time, you can go through these NCRT one by one. Suppose if you're studying class 6 NCRT, history or geography. First, you have to cover standard 6 geography, then you can go for standard 7 geography. Okay, in this sequence, you can also go for standard 8 geography. तो ऐसे सीक्वेंस वाइज एक एक टॉपिक लेकर कर सकते हैं और सेकंड राउंड में यानी कि उसमें साथ साथ में ये बोरिंग ना हो इसलिए कोई एक और टॉपिक भी ले सकते हैं सपोज हिस्ट्री की भी क्लास 6 की ठीक है 7 की 8 की इस तरह से एनसीईआरटी एक एक करके पढ़ सकते हैं इसमें दो चीजें आती हैं ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी आज के टाइम में रिकमेंड करना सही नहीं है क्योंकि यूपीएससी का जो पैटर्न है अभी इस नए पैटर्न में नई वाली एनसीईआरटी ज़्यादा हेल्पफुल है न्यू एनसीईआरटी ओके व्हाट यू नीड टू डू यू नीड टू गो थ्रू न्यू एनसीईआरटी बिकॉज न्यू एनसीईआरटी इज फुल ऑफ इलस्ट्रेशंस बहुत ज़्यादा इलस्ट्रेटिव है फुल ऑफ डायग्राम्स फ्लो चार्ट्स एग्जाम्पल्स है ना एंड मच मोर इंफॉर्मेशन दैन द ओल्ड एनसीईआरटी इसमें इंफॉर्मेशन भी ज़्यादा है पुराने वाले एनसीईआरटी से और जो नए वाला यूपीएससी का पैटर्न है उसको ये सूट करता है पुरानी एनसीईआरटी कुछ मामलों में बेटर है फॉर एग्जांपल 11th क्लास की प्रिंसिपल ऑफ ज्योग्राफी प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी जो है ये ओल्ड एनसीईआरटी है यू कैन गो थ्रू दिस एनसीईआरटी और इसी का जो एडवांस वर्जन है 11th का यानी नई वाली एनसीईआरटी दैट इज फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी इसमें ओल्ड वाले पढ़ सकते हो क्योंकि ओल्ड वाला थोड़ा सा और ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है ना नए वाले से किस केस में 11th की ज्योग्राफी के केस में और हिस्ट्री के केस में भी तुम ओल्ड कर सकते हो साथ साथ 11th और 12th में तीन बुक्स आती है ना इसमें एंशियंट मेडिवल एंड मॉडर्न ओल्ड वाली मॉडर्न में एंशियंट ओल्ड वाली मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री ओके तो ये तीनों ओल्ड वाला भी ओल्ड वर्जन भी कर लोगे तो अच्छा है क्योंकि यहाँ पे जो स्टोरी है सीक्वेंस जो दिया हुआ है वो बहुत अच्छा दिया हुआ है तीनों में और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी अच्छी हो जाती है ओके और उसके बाद नई वाली एनसीईआरटी भी कर सकते हो ओल्ड प्लस न्यू तो ये यहीं पर यानी कि थोड़ा सा अगर तुम हिस्ट्री को कवर कर सकते हो और फिर ज्योग्राफी को ओल्ड के लिए 11th की ज्योग्राफी एंड 11 12th व्हाट हिस्ट्री फॉर ओल्ड ओके तो ये जो एनसीईआरटीज हैं अब ये जो एनसीईआरटीज हैं 11th की और 12th की इसमें तुम्हें बस हिस्ट्री का करना है ओके और जो ज्योग्राफी वाली एनसीईआरटी मैंने बता दी वो तुम्हें क्लास 11th की है जो ओल्ड करना है तो ओल्ड के मामले में हिस्ट्री के 11 12 दैट इज एंशियंट मेडाइवल एंड मॉडर्न और दूसरा इसमें तुम्हारा ज्योग्राफी का फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी न्यू है और ओल्ड वाला ये प्रिंसिपल ऑफ ज्योग्राफी तो इतना कुछ किया जा सकता है और बाकी सारे एनसीईआरटीज नए होंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसके बेनिफिट्स मैंने तुम्हें बता ही दिए हैं अब आगे आते हैं हम बात करते हैं कि यूपीएससी में इन एनसीईआरटीज को सेलेक्ट कैसे करना है यूपीएससी की जब हम प्रिपरेशन करते हैं इस बात का खासा ध्यान रखना है कि भाई सबसे पहले अगर हम पेपर वन लेते हैं देखो पेपर वन जीएस पेपर वन जीएस पेपर वन में क्या हमें एनसीईआरटी की जरूरत है और अगर हम बात करें जीएस पेपर वन की तो क्या सोशल इशू में जरूरत है क्योंकि जीएस पेपर वन में सोशल इशू भी एक टॉपिक है अलॉन्ग विथ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी तो सोशल इशू का जो टॉपिक है क्या इसमें एनसीईआरटी की जरूरत है तो भाई बहुत अच्छे से मैं बता दूं कि सोसाइटी को समझने के लिए है ना जब सिविल सर्वेंट बनना चाहते हो तो सोसाइटी को समझना है क्योंकि सोसाइटी में ही तुम सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हो
एनसीईआरटी सोसाइटी में यानी काम करने के लिए, सोशल इशू को समझने के लिए कितना जरूरी है। तो देखो एनसीईआरटी सोशल इशू हमारा क्या है, सोशल सोशल इशू पेपर 1 का पार्ट है और उसमें एकदम करंट सोशल इश्यूज आते हैं। तो क्या इसमें भी एनसीईआरटी की जरूरत है? अब देखो यहाँ क्या है, अगर एनसीईआरटी हम देखें क्लास 6 से लेकर सोशल इशू पर भी, यानी इंडियन सोसाइटी इस नाम से एनसीईआरटी आती है। तो क्या इंडियन सोसाइटी पढ़ना जरूरी है 6 to 12, है ना? इंडियन सोसाइटी 6 to 12 क्या पढ़ना जरूरी है? तो ये ध्यान रखना कि जो एनसीईआरटी 6 to 12 है उसको हमें सोशल इशू के लिए पढ़ना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि सोशल इशू से करंट के क्वेश्चन आते हैं। जब करंट अफेयर्स यानी करंट इश्यूज आते हैं तो सीधी सी बात है कि हमें इस करंट इशू को कवर करना है। तो ये पूरा एनसीईआरटी अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कम से कम पढ़ना चाहते हो तो 11th-12th वाली कवर कर लेना, ठीक है। 11th-12th की एनसीईआरटी अगर कवर कर लेते हो तो तुम्हें थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है, क्योंकि 11th क्लास वाली जो एनसीईआरटी है दैट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी, है ना। अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी, समाज के बारे में अगर जानकारी हासिल करनी है तो हमें यहाँ से हासिल हो जाएगी और उस जानकारी को हम क्या करेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ पर? जो मेंस में क्वेश्चन आने वाले सोशल इश्यूज से वहां पर, क्योंकि प्रीलिम्स में तो इसका कोई रोल नहीं है। प्रीलिम्स में एज सच कोई डायरेक्ट रोल नहीं है सोशल इशू का, ठीक है। तो हमें एनसीईआरटी 6 to 12 पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस केस में हम एनसीईआरटी को स्किप कर सकते हैं, वी कैन स्किप द एनसीईआरटी फॉर सोशल इशू 6 to 12 इफ यू हैव अ टाइम। तो यू कैन गो थ्रू 11th and 12th। 11th इज फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी, यहाँ से सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग बनती है। और जो 12th की एनसीईआरटी होगी, ध्यान रखना 12th की एनसीईआरटी जो होती है इंडियन सोसाइटी के नाम से एंड सोशल चेंजेस एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो दो तरह के 11th में दो बुक है, एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी और एक है इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी। इंट्रोडक्शन या इंट्रोड्यूसिंग इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। तो ये दोनों किताब से तुम्हें बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग और बेसिक नॉलेज सोशियोलॉजी की हो जाएगी। 11th क्लास अपने आप में सफिशिएंट है। 12th में क्या है, व्हेन यू गो टू 12th, 12th में तुम्हें इंडियन सोसाइटी के नाम से एनसीईआरटी है। इंडियन सोसाइटी पढ़ लो, जानकारी अच्छी हो जाएगी ताकि तुम मेंस के क्वेश्चन में इन इनपुट्स को वहां पे डाल सको। फिर 12th में एक आता है सोशल चेंज, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, ध्यान रखना। सोशल चेंज, क्योंकि यहाँ से इनपुट्स डायरेक्टली मेंस में लिख सकते हो। दिस बुक इज हाईली इंपॉर्टेंट, ओके। इसमें कौन सा सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। तो समझ लो कि पूरी एनसीईआरटी में ये वाला एनसीईआरटी हमारे मेंस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद ये पढ़ सकते हो सेकंड नंबर पे, और 11th की भी पढ़ लोगे चाहो तो एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी की और सोशियोलॉजी दोनों की हो जाती है। इतना बहुत होता है, इसके बाद सीधा करंट अफेयर में भी चले जाओगे तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, मैं बता दूं इतना बहुत होता है मेंस के लिए। तो बात हो रही थी जीएस पेपर 1 में, तो हमने क्या देखा टॉपिक, सोशल इशू को। अब दूसरा टॉपिक देखते हैं जीएस पेपर 1 में, मतलब आज का यही टॉपिक है कि हम एनसीईआरटी बुक्स को कैसे सेलेक्ट करें अपने एग्जामिनेशन को लेकर। आते हैं अब हिस्ट्री पे। तो हिस्ट्री की जो बुक्स हैं, ठीक, हिस्ट्री में तुम देख सकते हो कि हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए भी और प्लस मेंस के लिए भी। दोनों दोनों पेपर 1, मतलब पेपर 1 में हिस्ट्री भी और सोशल इशू भी है। सोशल इशू पे बात कर लिया हमने, हिस्ट्री पे बात करते हैं। प्रीलिम्स तो तुम्हें अच्छे से कवर करना ही, साथ में मेंस भी कवर करना है। प्रीलिम्स के लिए कहते हैं कि ओल्ड एनसीईआरटी भी कवर कर लोगे तो प्रीलिम्स का तुम्हारा काम ऑलमोस्ट हो जाता है, खासकर एंशियंट और मेडाइवल में, है ना। अब देखो हिस्ट्री में भी क्लास 6 से 12 तक की हिस्ट्री है, लेकिन यहाँ पर क्लासेस 6 से 12 तक की हिस्ट्री को उन्हीं को पढ़ना है जिनका थ्रू आउट साइंस बैकग्राउंड रहा है, थ्रू आउट साइंस बैकग्राउंड रहा है, एज वेल एज उनके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है। सपोज जो टाइम है, मतलब 2 या 3 साल बाद तुम्हें यूपीएससी के एग्जाम में अपियर होना है, तो टाइम बहुत है। यू कैन गो थ्रू 6 to 12 एनसीईआरटी।
एंड इफ यू हैव साइंस बैकग्राउंड ऑल्सो, तब तो ये पूरा तुम्हें अच्छे से कवर करना चाहिए। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है, ओके, यानी कि नेक्स्ट ईयर या इस साल देना है, तो तुम 11th और 12th की 11th और 12th की जो एंशियंट ओल्ड एनसीईआरटी है ना, एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न, एंशियंट प्लस मेडिएवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया, इन तीनों की जो एनसीईआरटी है ये कवर कर लो, तो तुम्हारा प्रीलिम्स में तो काम होगा ही, साथ साथ मेंस का भी काम हो जाएगा काफी हद तक। अब देखो यहाँ पे प्रीलिम्स में ये ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री करके आती है ना, थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री। तो इस तरह से अगर तुम हिस्ट्री पे जाओ तो ये नई वाली एनसीईआरटी चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, और क्योंकि डायनामिक है ये थोड़ा, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ओल्ड एनसीईआरटी बेटर होगा, ठीक है। यानी अगर तुम ये भी पढ़ोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन इसको पढ़ोगे तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज़्यादा अच्छे से होगी, है ना, और वो तुम्हारे प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ये वर्क करेगा। 11th और 12th की एनसीईआरटी ये ध्यान रखना है। 6 to 12 मैंने बताया, जब टाइम तुम्हारे पास है 2-3 साल का, या पूरी तरह से साइंस बैकग्राउंड है, कभी आर्ट्स पढ़ाई नहीं, तभी 6 to 12 एनसीईआरटी करो। और ओल्ड एनसीईआरटी में तुम्हें पता ही है, यही एंशियंट का आर एस शर्मा, सतीश चंद्रा और बिपिन चंद्रा वगैरह, है ना, इनकी बुक्स है तीनों ये तुम ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ लोगे, क्योंकि इसी का एडवांस्ड वर्जन मेंस में पढ़ना होता है दूसरे पब्लिकेशन का, ठीक है, एज इट इज एनसीईआरटी का दिया हुआ है। तो यहाँ हमने हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट को भी समझ लिया कि हिस्ट्री में किस तरह से एनसीईआरटी को सेलेक्ट करना है। अब तीसरे टॉपिक पे आते हैं, पेपर 1 में तीसरा टॉपिक है, दैट इज ज्योग्राफी। ओके, यहाँ कैसे सेलेक्ट करना है एनसीईआरटी देखते हैं। तो ज्योग्राफी एक सेमी साइंटिफिक सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट में ऑब्वियसली क्लैरिटी चाहिए। किसी का वो स्पीकर ऑन है, स्पीकर ऑफ कर लो एक बार। हाँ, तो ज्योग्राफी के लिए क्या करना है देखो, सॉरी माइक ऑन था किसी का। तो ज्योग्राफी में यहाँ क्या करना है, तुम्हें एनसीईआरटी फिर से, लोग सोचते हैं कि एनसीईआरटी 6 to 12 ज्योग्राफी में भी है। ज्योग्राफी में करना थोड़ा फायदेमंद हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जनरल ज्योग्राफी के भी टॉपिक्स होते हैं। तो ज्योग्राफी में अगर कोई 6 to 12 करता है, अगर उसके पास टाइम है, तो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरल ज्योग्राफी, है ना, जो क्लास 6 से तुम्हारा, जिसमें एनसीईआरटी क्लास 6 की है, उससे जनरल ज्योग्राफी कवर हो जाता है 6 क्लास की एनसीईआरटी से। तो अगर 6 तो तुम्हें जरूरी है, चाहे तुम कभी भी दे रहे हो एग्जाम, इस साल या नेक्स्ट ईयर कभी भी एग्जाम दे रहे हो, तो 6 क्लास की एनसीईआरटी तुम्हारे लिए जरूरी है ना, क्योंकि इसके बाद, अब देखो जनरल ज्योग्राफी 6 में है, जिसको अर्थ एंड आवर हैबिटेट कहते हैं, तो क्लास 7th 8th 9th 10th की एनसीईआरटी नहीं पढ़नी क्या? 6 के बाद 7th 8th 9th और 10th, है ना, ये चारों एनसीईआरटी तुम्हें पढ़नी चाहिए अगर टाइम है तो। अगर नहीं है तो यू कैन स्किप दीज बुक्स। 6 के बाद सीधा आ जाओगे कहाँ, 11th और 12th पर। इसमें भी मैं बता दूं क्या करना है, मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ इसमें। 6 7 8 9th की जो एनसीईआरटी है, इसमें खासकर अगर 8th की बात करें, तो रिसोर्सेस का जो एकदम बेसिक नॉलेज है, रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, उसका बेसिक नॉलेज 8th में दिया हुआ है, तो इसके थ्रू तुम जा सकते हो, तो ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आएगा, ठीक है। और 9th और 10th में कॉन्टेम्प्ररी इंडिया है, तो इसको स्किप भी कर सकते हो, इसको स्किप करोगे तो सीधा 11th और 12th भी कर लोगे तो भी काम हो जाएगा उनके लिए, जो इस साल या नेक्स्ट ईयर अपीयर होने वाले हैं, है ना। और ज्योग्राफी के एनसीईआरटी के लिए कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए, कोई भी बैकग्राउंड के लोग एनसीईआरटी को अच्छा, ज्योग्राफी में एक और बात है कि मैंने कहा कि बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है, नहीं कोई भी पढ़ सकता है। हाँ, बस ये ध्यान में रखना है कि जो लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी को, नो नीड ऑफ बैकग्राउंड, पहले मैं लिख दूं, ज्योग्राफी में कोई भी पढ़ सकता है। तुम्हें एनसीईआरटी को एकदम डीपली नहीं जाना है, जितना दिया हुआ है उतना ही करो, जितना उस बुक में दिया हुआ है उतना ही करना है, बहुत डीपली जाओगे तो समझ में नहीं आएगा, तुम्हें भी पता है। हाँ, कभी ज्योग्राफी क्लासेस किसी ने की है तो उसको थोड़ा डीपली समझ में आ सकता है, अदरवाइज फर्स्ट टाइम ज्योग्राफी की एनसीईआरटी समझ में नहीं आती, क्लैरिटी नहीं होती।
बेहतर है कि हम इसमें 11th और 12th को कर लें फॉर 24 एंड 25। बाकी अगर टाइम है तो फिर से वही कहूंगा कि 6th को तो तुम्हें वैसे भी पढ़ना है, इस साल के लिए भी, 24 वालों के लिए भी, 25 वालों के लिए, यानी 6th 11 12 ये दोनों तीनों तीनों मैंडेटरी है। और इसमें अगर चाहो तो 8th स्टैंडर्ड की इसमें रिसोर्स के बारे में दिया हुआ है, अगर टाइम है तो ये कर लो, अदरवाइज बाकी सब स्किप कर सकते हैं। ओके, अब देखो प्रीलिम्स में जो जो 7 8 9 तुम स्किप क्यों कर सकते हो, क्योंकि वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आईआर के इवेंट से कनेक्टेड होते हैं, यानी आईआर में जो घटना चल रही है जिन जिन लोकेशन में, उससे कनेक्टेड होगा, एंड दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू जनरल ज्योग्राफी। तो यहाँ पर क्या करना है, व्हाट यू नीड टू डू, जो आईआर का पेपर होगा उस पेपर में जो भी इवेंट्स आएंगे उन इवेंट्स को वहाँ जो लोकेशंस दिए होंगे, दैट लोकेशन विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, सो दिस लोकेशन इज गोइंग टू डू समथिंग बेटर फॉर यू। तो दिस लोकेशन जो है यहाँ पे, ये लोकेशन क्या करना है तुम्हें, इस एनसीईआरटी में जो लोकेशन दिया हुआ है उस लोकेशन पे काम नहीं करना है। ओके, क्योंकि ये जो लोकेशन है ओल्डर लोकेशन है, कॉन्टेम्प्ररी लोकेशन है, ट्रेडिशनल लोकेशन है। तो इसलिए भी इफ यू आर स्किपिंग दिस 7th 9th एंड 10th, अगर ये तीनों एनसीईआरटी भी स्किप करते हो तो क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी में जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स में जो लोकेशंस दी हुई होती हैं, 80% क्वेश्चन तुम्हारे प्रीलिम्स में वहीं से आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तुमने क्या किया, सिर्फ 8th को किया, यू कैन स्किप 7th 9th एंड 10th। ठीक है, इस तरह से तुम एनसीईआरटी को मैनेज कर सकते हो। आईआर आईआर के कॉन्टेक्स्ट में इवेंट होता है, बट क्वेश्चन होती है लोकेशन से, है ना। तो इस बात का ध्यान में रखते हुए तुम एनसीईआरटी को इस तरह से, ज्योग्राफी के एनसीईआरटी को कवर कर सकते हो। और यहाँ भी ओल्ड एनसीईआरटी मैंने बताया था सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी में करना है, बाकी नई एनसीईआरटी कर लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम आगे ज्योग्राफी में एनसीईआरटी की 11 12। अच्छा 11th का तो करना ही करना है अच्छे से। 12th के एनसीईआरटी, व्हेन इट कम्स टू 12th एनसीईआरटी, ऑब्वियसली 12th के एनसीईआरटी को तुम्हें दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एंड पीपल एंड इकोनॉमी। ओके, सो फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एंड पीपल एंड इकोनॉमी, ये जो दो बुक हैं इसमें तुम्हें बेसिक्स होगा, क्योंकि आजकल ज्योग्राफी में क्या है, प्रीलिम्स में सोशल ज्योग्राफी पे बहुत फोकस कर रहा है, सोशल प्लस इकोनॉमिक ज्योग्राफी पे। तो उसको थोड़ा ढंग से समझने के लिए इस एनसीईआरटी को कर सकते हो, है ना, एनसीईआरटी 12th की फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। लेकिन यहाँ से भी मैं तुम्हें बता दूं, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं आएंगे, सोशल इकोनॉमिक में भी करंट से ही, करंट अफेयर से ही क्वेश्चन आते हैं। तो फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी दोनों में करंट अफेयर से ही क्वेश्चंस होंगे। ओके, तो यू नीड नॉट टू गो थ्रू, I mean fundamentals of social and economic geography. You can do very well, and uh, I mean for the basics or the for the general information. तो यूपीएससी के एग्जाम में तुम्हें जब भी क्वेश्चन मिलेंगे वो क्वेश्चन करंट अफेयर्स से होंगे, तो अगर इसको स्किप भी करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीपल एंड इकोनॉमी क्लास 12th की, और 12th की होती है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी प्लस पीपल एंड इकोनॉमी। ओके, ये दोनों बुक को कर सकते हो बहुत इजीली। चलो नेक्स्ट इज आर्ट एंड कल्चर पे, हिस्ट्री पे एक और बात कर रहे थे हम, हिस्ट्री के बुक्स पे तो एक सेक्शन रह गया था, दैट इज आर्ट एंड कल्चर। तो व्हेन वी टॉकिंग अबाउट आर्ट एंड कल्चर, तो यहाँ पर क्या है कि क्लास 11th और 12th की, ठीक है, 11th की एनसीईआरटी में, 12th में नहीं है, तो 11th के एक अलग से आर्ट एंड कल्चर की बुक आती है एनसीईआरटी की, दैट इज एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। ठीक है, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। इफ यू हैव अ टाइम देन यू कैन गो थ्रू इट, अगर टाइम नहीं है तो नेक्स्ट ईयर के लिए तुम इसको कवर कर सकते हो, आर्ट एंड कल्चर का 11th और 12th दोनों। ठीक है, तो सॉरी 11th में ही, 12th नहीं, मैं बार बार 12th कह रहा हूँ, 11th। और फिर से 11th की दूसरी बुक है लिविंग क्राफ्ट ट्रेडिशन ऑफ इंडिया, है ना, लिविंग क्राफ्ट ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। इसमें से सिर्फ 9th और 10th चैप्टर, यू कैन गो थ्रू 9th एंड 10th चैप्टर। ये 11th की दूसरी बुक है जो लिविंग क्राफ्ट पर है, और इस बुक का पूरा तुमको एन इंट्रोडक्शन टू ये इंडियन आर्ट, ये पूरा पढ़ना है इफ यू हैव अ टाइम। अदरवाइज इस साल के लोग जो है ये एनसीईआरटी को स्किप कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है। जो करंट अफेयर्स में आर्ट एंड कल्चर है देखना, वही आने वाला है, बाकी चीजें नहीं आएंगी। ठीक है,
लेकिन टाइम है तो नेक्स्ट ईयर के लिए पढ़ना, अदरवाइज यू कैन स्किप। तो हमने कर लिया 3 बुक्स को, ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी प्लस सोशल इशू के लिए। तो पेपर 1 हमारा फिनिश हो गया। पेपर 1 में एनसीईआरटी को कैसे यूज करना है और प्रीलिम्स और मेंस दोनों में कैसे यूज करना है। अच्छा, एक और मैं बात बता दूं, प्रीलिम्स में एनसीईआरटीज आर सफिशिएंट, ओल्ड एनसीईआरटी इज सफिशिएंट एटलीस्ट फॉर एंशिएंट एंड मेडाइवल, ठीक है, प्लस मॉडर्न के लिए और आर्ट एंड कल्चर के लिए। मॉडर्न के लिए तुम बिपिन चंद्रा वगैरह पढ़ सकते हो एडवांस में, ठीक है, एनसीईआरटी के अलावा। और आर्ट एंड कल्चर में क्या करना है, आर्ट एंड कल्चर में तुम्हें क्या करना है, ये जो एनसीईआरटी होगी दैट एनसीईआरटी, इसमें करने की जरूरत नहीं है बिकॉज करंट अफेयर से क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे। ओके, नाउ कम टू द पेपर 2। पेपर 2, पेपर 2 इज द जीएस। जीएस इसमें क्या है, पेपर 2 जीएस में पॉलिटी तुमको कवर करना है। एनसीईआरटी पॉलिटी बुक्स पर है, ठीक है, पॉलिटी बुक्स पर एनसीईआरटी है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं, क्योंकि जीएस पेपर 2 में पॉलिटी भी है, सोशल जस्टिस भी है और आईआर भी है, ओके। पॉलिटी में आईआर प्लस, तो पॉलिटी एनसीईआरटी को देखना है तुमको। तो देखो इसमें आईआर सोशल जस्टिस वगैरह के लिए अलग से कोई एनसीईआरटी नहीं है ना, क्योंकि जीएस पेपर 2 में आईआर भी है प्लस सोशल जस्टिस भी है, ओके, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज भी है प्लस पॉलिटी भी है। तो ये सारा सेक्शन, इसमें क्या करना है, सारे सेक्शन में तुम्हें सिर्फ पॉलिटी के एनसीईआरटी पर ही ध्यान देना है। यू नीड नॉट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द एनसीईआरटी ऑफ अदर्स, ओके। तो बाकी सारे एनसीईआरटी पे कवर नहीं करना। तो इसमें क्या है, देखो पॉलिटी बुक्स, अब क्लास 9th की तुम्हें देखनी है, पॉलिटी क्लास 9 सबसे पहले। यानी कि मैं आईआर के लिए कह रहा हूँ, आईआर सोशल जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अलग से तुम्हें कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है ना, सिर्फ पॉलिटी पे एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी आती है। तो पॉलिटी के लिए यहाँ पर तुम्हें 9th की पॉलिटी, 10th की, ठीक है, 9, 10, 11th और 12th, ये 4 एनसीईआरटीज हैं, ओके। तो ये चारों एनसीईआरटी, इसमें से तुम्हें चारों नहीं पढ़ना है, क्योंकि लक्ष्मीकांत अगर कर रहे हो कवर, लक्ष्मीकांत अगर कर रहे हो कवर, तो तुम्हें इजिली तुम्हारा प्रीलिम्स का काम हो जाता है, ठीक है। 9, 10, 11, 12 में लक्ष्मीकांत से भी काफी कुछ हो जाता है। जिसने कभी पॉलिटी नहीं पढ़ी है वो 9, 10 पढ़ सकते हैं, 11, 12 भी पढ़ सकते हैं। अदरवाइज अगर तुम्हें थोड़ा सा भी पॉलिटी का नॉलेज है तो सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत प्लस करंट अफेयर से भी हो जाता है प्रीलिम्स तुम्हारा। हाँ, करंट अफेयर स्किप नहीं करना है, ठीक है। अगर इन सारे पॉलिटी को तुमने पढ़, इस साल के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, आई डोंट रिकमेंड इन पॉलिटिकल साइंस 9, 10, 11, 12 की बुक की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 11, 12 वाली तो पॉलिटिकल साइंस की बुक है एंड 9, 10 इज बेसिकली डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स प्लस डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये सब 9th 11th में भी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। और 11th में एक और है पॉलिटिकल थियरी, है ना। तो यू कैन इजिली स्किप 9, 10, 11, 12 एनसीईआरटी, एकदम पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के सेशन का वही थीम था, हाउ टू सेलेक्ट एनसीईआरटी फॉर यूपीएससी आईएसपीसीएस एग्जाम, ओके। तो यहाँ पर देखो पॉलिटी के लिए तुम्हें एनसीईआरटी की कोई जरूरत नहीं है, लक्ष्मीकांत पढ़ के भी तुम्हारा काम हो जाएगा। हाँ, अगर जिसको 2-3 साल बाद ये एग्जाम में अपियर होना है, दे कैन गो थ्रू सच एनसीईआरटीज लाइक 9, 10, 11, 12, ओके। पेपर थर्ड में, पेपर 2 की हम बात कर रहे हैं, तो पेपर 2 तो हो गया पूरा इसमें। पेपर थर्ड, लेट्स सी पेपर थर्ड ऑफ जीएस। तो पेपर थर्ड की अगर हम बात करते हैं, तो पेपर थर्ड में साइंस टेक की बुक्स मिलेंगे तुमको, ठीक है, साइंस टेक और इन्वायरमेंट की। और इकोनॉमी भी इसमें पेपर थर्ड में तुम्हें पता ही है। तो पेपर थर्ड में 3 सेक्शन आ जाते हैं, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट प्लस साइंस टेक। तो जीएस, आईएएस के जीएस मेंस में ये 3 सेक्शंस कवर किए जाते हैं, है ना, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक। और तीनों से, अब देखो ये पेपर 3 इज हाईली इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। प्रीलिम्स की अगर यहाँ बात करी जाए तो दीज टॉपिक्स आर हाईली इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनसे 80% जो क्वेश्चन है
वो करंट अफेयर्स से ही रहता है। 80% क्वेश्चन इन टॉपिक से करंट अफेयर्स के ही रहते हैं। तो यहाँ तुम्हें क्या करना है, करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करना है। तो प्रीलिम्स के लिए अगर तुम क्लास 6 to 10th एनसीईआरटी यानी 6 to 11 12 6 to 12 के एनसीईआरटी सपोज मैंने बताया साइंस का, है ना, साइंस की एनसीईआरटी, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है प्रीलिम्स के लिए, और मेंस के लिए भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यू कैन इजीली स्किप 6 to 12 की एनसीईआरटी, कोई भी स्किप कर सकता है, स्पेशली फिजिक्स का और केमिस्ट्री का। ठीक है, ये दोनों एनसीईआरटी यू कैन इजिली स्किप। हाँ, बायो के एनसीईआरटी, जो बायो की क्लास 11 12 की एनसीईआरटी है, उसमें से तुम्हें बायो में यूनिट 4 and 5 क्लास 11th का यूनिट 4 and 5 जो यूनिट है, इसको कवर कर लोगे तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, बाकी एनसीईआरटी में क्लास 11th की जो केमिस्ट्री वाली है, वो यूनिट केमिस्ट्री के लिए यूनिट 14, ठीक है, क्लास 11th का यूनिट 14, और बायो की भी क्लास 11th की यूनिट 4 and 5। ओके, इस तरह से तुम एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। अच्छा, बायोलॉजी की अगर क्लास 12th की बात की जाए, क्लास 12th में बायोलॉजी में तुम्हें 8 9 और 10 ये 3 चैप्टर कर लोगे तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा प्रीलिम्स के लिए, है ना। और केमिस्ट्री के लिए मैं पार्ट 2 यूनिट 16 पढ़ लो क्लास 12th में। केमिस्ट्री के लिए जो तुम्हें पढ़ना है, एक बताया तुम्हें यूनिट 14 11th का, 11th के थे यूनिट 14, और 11th का था 4 and 5 यूनिट ऑफ बायो। लेकिन अगर 12th की केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो क्लास 12th में केमिस्ट्री का क्या करना है तुम्हें, पार्ट वन और केमिस्ट्री पार्ट 1 and पार्ट 2। तो पार्ट 1 पूरा कवर करना है केमिस्ट्री का, पूरा पार्ट 1। और क्लास 12th में ही अगर हम देखें पार्ट 2 का, तो पार्ट 2 पूरा कवर नहीं करना है, इसका सिर्फ यूनिट 16 कवर करना है। ओके, अच्छा, ये बायोलॉजी का मैंने बता दिया, 8 9 10 क्लास 12th का, है ना, और 11th का 4 and 5। तो इस तरह से थोड़ा सेलेक्टिव भी कर लेते हो तो प्रीलिम्स के लिए मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, एंड यू कैन स्किप बाकी सारे एनसीईआरटी को क्लियरली एकदम आराम से स्किप कर सकते हो, सारे एनसीईआरटी की जरूरत नहीं होती है कभी भी यूपीएससी के एग्जाम में। ओके, तो ये एनसीईआरटी तुम नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो, ये जो एनसीईआरटी मैंने बताया, अब साइंस की बात आती है तो साइंस का तो कोई मतलब ही नहीं है आज के टाइम में प्रीलिम्स में, सारे क्वेश्चन साइंस टेक्स्ट से आ रहे हैं। साइंस टेक्स्ट से आ रहे हैं तो ये जो एनसीईआरटी प्लस करंट अफेयर्स, क्योंकि 80% क्वेश्चन कहाँ से होंगे, करंट अफेयर्स से, तो ये एनसीईआरटी। अच्छा, कुछ लोग के पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो ये एनसीईआरटी भी स्किप कर सकते हो, जितना मैंने बताया अभी, जो जो यूनिट बताए, ये भी सीधा करंट अफेयर पे आ जाओ तो भी तुम्हारा काफी कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अगर टाइम नहीं है इस साल के लिए तो, है ना। नेक्स्ट ईयर के लिए ये रूल अप्लाई कर सकते हो। और बाकी सारे एनसीईआरटी चाहे किसी भी साल एकदम स्किप कर दो, कोई जरूरत नहीं है 6 to 12 की सारी एनसीईआरटी पढ़ने की। ठीक है, किसके लिए, साइंस टेक की मैं बात कर रहा हूँ। अब आते हैं इकोनॉमिक्स की बुक के लिए। पेपर 3 में जो इको का पार्ट है, इको का पार्ट में एनसीईआरटी क्लास 9, ओके, इको के पार्ट में एनसीईआरटी क्लास 9 की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर देखो क्लास 9 की इकोनॉमिक्स, ओके, 10th की इकोनॉमिक्स, 11th की और 12th की इकोनॉमिक्स, इन चारों मतलब 9 10 11 12 की इकोनॉमिक्स, अगर इको की तुम्हारे पास टाइम है 2 3 साल का, और जिसका इकोनॉमी बैकग्राउंड कभी नहीं है, तो दे कैन गो थ्रू, ये एनसीईआरटी के थ्रू जा सकते हो, 9th की भी, 10th की, 11th की और 12th की, क्योंकि इकोनॉमी में बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है ना। इकोनॉमी थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है कई लोगों के लिए, तो जिनका बैकग्राउंड नहीं है दे कैन गो फॉर 9 10 11 12, और जिनका बैकग्राउंड है उसको तो इकोनॉमी अगर नहीं भी पढ़ेगा तो भी चलेगा, वो सीधा करंट अफेयर्स पे बात कर सकते हैं, जिनकी बैकग्राउंड अच्छी है इकोनॉमी में, तो उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हाँ, 11 12 ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, किसके लिए, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, 11 12 मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एनसीईआरटी जरूरी हो जाती है। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये इस वीडियो में हम सिर्फ इस सेशन में यही कवर कर रहे हैं कि हम एनसीईआरटी को सेलेक्ट कैसे करें, हाउ टू सेलेक्ट द एनसीईआरटी फॉर यूपीएससी एग्जाम। तो यहाँ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए 9 10 और मेंस के लिए 11 12, और प्रीलिम्स के लिए यू कैन रिलाई कंप्लीटली ऑन करंट अफेयर्स। ठीक है, यू कैन रिलाई कंप्लीटली ऑन
करंट अफेयर्स। अब देखो इसमें क्या है, इकोनॉमी हो गया, इन्वायरमेंट इकोलॉजी पे आते हैं। पेपर थर्ड में ही इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का सेशन है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी के बुक्स में अगर हम देखें तो यहाँ पर इन्वायरमेंट इकोलॉजी में क्लास 12 की जो बायोलॉजी है, क्लास 12 की जो बायो की बुक है ना, उसी में इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लास्ट 4 चैप्टर्स, जैसे 13 टू 16 चैप्टर्स इन्वायरमेंट पे मतलब स्पीसीज पे डिवोटेड है। तो यहाँ से तुम बस 13 टू 16 एनसीईआरटी तुम्हारी इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए जरूरी है। बाकी इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए और कोई एनसीईआरटी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है स्पेशली। ठीक है, तो यहाँ से भी तुम कई सारी एनसीईआरटी को स्किप कर रहे हो। अब आते हैं हम पेपर 4 में। तो जीएस पेपर 4 में पेपर 3 की बात हो गई, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी और साइंस टेक तीनों का हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम जीएस पेपर 4 एथिक्स। एथिक्स के लिए एनसीईआरटी क्लास 11th की साइकोलॉजी, एनसीईआरटी क्लास 11th की साइकोलॉजी की बुक में जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है साइकोलॉजी को ही, उसको तुम एथिक्स में यूज कर सकते हो। 11 12 दोनों की साइकोलॉजी की बुक्स इजिली कवर किया सकता है पेपर 4 के लिए। ठीक है, और किसी एनसीईआरटी की कोई जरूरत नहीं है फॉर द यूपीएससी एग्जाम। गेटिंग पॉइंट? तो अब तुम्हारे पास क्या है, ये सेशन कंप्लीट होने जा रहा है। चारों जीएस के चारों पेपर में या फिर प्रीलिम्स और मेंस, क्योंकि पेपर 4 तो कहीं से भी प्रीलिम्स में नहीं है, तो सिर्फ मेंस के लिए इस एनसीईआरटी का यूज किया जा सकता है। प्रीलिम्स के लिए इन एनसीईआरटी की कोई जरूरत नहीं है। तो मैंने इस पूरे सेशन में ये बताने की कोशिश की है कि किस किस एनसीईआरटी को क्यों पढ़ना है, और पेपर 4 वाले एनसीईआरटी हर किसी को पढ़ना है, चाहे मेंस इस साल देंगे या मेंस नेक्स्ट ईयर देंगे। ठीक है, 11 12 दोनों कवर करना है, और इससे ज्यादा एनसीईआरटी कवर करने की जरूरत नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। कुल मिला के 40 प्लस एनसीईआरटी, अराउंड 40 टू 50 एनसीईआरटीज पूरी हैं टोटल। इतनी एनसीईआरटी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है एग्जाम के लिए, जितना यहाँ पर बता दिया जा चुका है, दे आर मोर देन सफिशिएंट। ओके, तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने डिस्कस किया कि हाउ टू सेलेक्ट एनसीईआरटी फॉर यूपीएससी एग्जाम। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर। एक मिनट